पार्किंसंस एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसका कि ये मतलब है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी दिमाग की कुछ कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसमें अक्सर इंसान बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है हर काम करने में। तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, ये 4 सिम्टम्स हैं। स्लोनेस आ जाना, धीरे हो जाना, अकड़ाहट आ जानी शरीर में, चलने में झुक के चलना या बैलेंस ख़राब होना और हाथों में कंपन आ जानी। किसी चीज़ को बार बार सोचना, जैसे बेटा बाहर गया है घर से घूमने के लिए, तो बार बार सोचना वो कब वापस आएगा, ठीक है कि नहीं, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा सोचना। ये जो सिम्टम्स हैं मूड्स के या नींद खराब होना या कब्ज़ रहना, ये कुछ ऐसे सिम्टम पार्किंसंस के अर्ली सिम्टम्स रहते हैं। नमस्कार। आज सेहतनामा में बात करेंगे पार्किंसन पर। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जस लवलीन सिद्धू हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू सो मच। सो पार्किंसन, सबसे पहले तो बताइए है क्या? मैम, पार्किंसंस एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसका कि ये मतलब है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी दिमाग की कुछ कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, जो हमारे बैलेंस को, हमारी मूवमेंट्स को, हमारे चलने फिरने को कंट्रोल करती हैं। तो इसमें अक्सर इंसान बहुत स्लो हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है हर काम करने में। जैसे कि नहाने में, कपड़े बदलने में, बैठ के खड़े होने में, घर के जो नॉर्मल काम हैं उन हर कामों में स्लो हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ सिम्पटम्स आते हैं कि हाथ का कांपना शुरू हो जाता है। चलते हुए पेशेंट झुक के चलते हैं या फिर चलते चलते बैलेंस ख़राब हो जाता है, या कई लोग कहते हैं कि बहुत अकड़ाहट आ गई शरीर में। तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, ये 4 सिम्टम्स हैं। स्लोनेस आ जाना, धीरे हो जाना, अकड़ाहट आ जानी शरीर में, चलने में झुक के चलना या बैलेंस ख़राब होना और हाथों में कंपन आ जानी। कुछ लोग इसको सिर्फ कंपन के साथ एसोसिएट करते हैं। उनको लगता है कि कंपन वाली बीमारी सिर्फ पार्किंसंस है, बट कंपन पार्किंसंस का सिर्फ एक सिम्टम है। जो मेन सिम्टम है वो स्लोनेस है। अब क्या होता है कि जैसे ये एज के साथ होने वाली बीमारी है, तो अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि शायद इंसान एज के साथ वैसे ही स्लो हो गया है। जो हमारे एल्डरली ग्रुप है, बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि बहुत एक नेग्लेक्टेड ग्रुप है जिनके बारे में बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। तो शायद एज के साथ जो भी सिम्टम्स होते हैं हम उनको थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। सो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं थोड़े एडवांस स्टेजेस में आते हैं, क्योंकि उस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाता। तो पार्किंसंस एक बढ़ने वाली बीमारी है। जैसी एज बढ़ती है, दिमाग की कोशिकाएं कमज़ोर होती हैं, उसमें एक केमिकल बनाते हैं डोपामिन, वो कम हो जाता है। जैसे जैसे वो कम होता जाता है, बीमारी बढ़ती जाती है। तो इस बीमारी के इलाज बहुत ही आसान है कि जो केमिकल ब्रेन में कम हो गया है, हमें वो बाहर से रिप्लेस करना है, आपको देना है मेडिसिन के थ्रू। जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में हम इंसुलिन देते हैं, थायराइड में हम थायरॉक्सिन देते हैं, वैसे ही पार्किंसंस में हम बाहर से आपको डोपामिन नाम की मेडिसिन दे सकते हैं। अब डिपेंड करते हैं कि आपकी एज क्या है, आप किस स्टेज पे हैं पार्किंसंस की, आपके सिम्टम्स कैसे हैं, उसके डिपेंडिंग इसकी डोजेजेस चेंज होती रहती हैं। तो पार्किंसन की बीमारी शुरू एज से ही रिलेटेड, और किस उम्र में आपको ज़्यादा पेशेंट आपके किस उम्र के होते हैं? देखिए, पार्किंसंस हमने यंग से यंग 35 ईयर्स में भी देखी है अच्छा। और ओल्ड से ओल्ड 90 ईयर्स में भी होती है। तो जो सबसे कॉमन एज ग्रुप है वो 50 टू 60 के बीच में रहता है। जो बहुत यंग पेशेंट्स में होती हैं, या तो उनके कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं या फिर कोई मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो सकती है। पर एल्डरली पेशेंट्स में, जैसे 50 के 60 के बीच में जो रहते हैं, उनको अक्सर ब्रेन की कोशिकाओं की कमज़ोरी की वजह से, एजिंग की वजह से रहती है। तो जो ये लक्षण आपने बताए ये नज़र आए, तो आप ये सोच लीजिए कि ये पार्किंसन की शुरुआत भी हो सकती है या ये बीमारी हो भी सकती है। तो इसका आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप टेस्ट कराते हैं, जी फिर डायग्नोज होता है? मैम, पार्किंसंस का ना कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता। नहीं होता। इसमें हम ओके। पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, हम कुछ उनको देख के उनके टेस्ट करते हैं कि उनकी स्पीड कैसी है चलने की, या किसी भी काम करने की स्पीड। उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ टेस्ट होते हैं, जिसको हम एक स्केल है जो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, यूनिफाइड पार्किंसंस डिजीज़ स्केल। उस पे पेशेंट को स्कोर दिया जाता है कि आपकी हर तरह की मूवमेंट कैसी है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की पार्किंसंस है। तो कुछ प्रिवेंशन भी लिए जा सकते हैं कि आपको ये बीमारी हो ही ना? जी, बिल्कुल। जैसे कि किसी भी एजिंग डिज़ीज़ के लिए हम कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्किंसंस में वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपको नहीं हुई पार्किंसन
एक्टिव रहते हैं तो वो नहीं होगी। अगर आपको हो भी गई है तो भी आप फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करेंगे तो आपको एडवांस स्टेजेस आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, वो नहीं आएंगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत कॉमनली आजकल हम खाली पेट की मेडिसिन खाते हैं एसिडिटी के लिए। बहुत कॉमन है कि एसिडिटी हो गई है, गैस हो गई है, हम मेडिसिन मार्केट से लेके खुद ब खुद खा लेते हैं। ऐसी कुछ मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से पार्किंसंस हो जाती है, स्पेशली मेडिसिन्स लाइक जो हम खाली पेट की खाते हैं, हेडेक की मेडिसिन्स खाते हैं, कब्ज़ के लिए दवाइयाँ खाते हैं। इन सब चीज़ों से पार्किंसंस होने के बहुत कॉमन है, देखा गया है। एक ड्रग है, मैं उसका नाम स्पेशली लेना चाहूँगी क्योंकि मार्केट में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसको लिवोसल्प्राइड कहते हैं। ये अक्सर खाली पेट की मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे हम पेंटाप्रोजोल, रेबेप्रोजोल लेते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है पेशेंट्स को। अगर आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो याद रखिए कि जितनी देर तक प्रिस्क्राइब किया है आप उतनी देर तक ही लें, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नहीं लेनी इसका। नहीं, हम फॉलो अप नहीं करते। हम डॉक्टर को सोचते हैं कि अगले महीने दिखा लेंगे, हम तब तक दवाई कंटिन्यू करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। ऐसी मेडिसिन के साथ ही पार्किंसंस जिनको नहीं भी हो सकता उनको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन से डोपामिन निकाल देता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना तो चाहिए। डोपामिन कैसे बढ़ाएं वो भी यस, डोपामिन बढ़ाने के बहुत अच्छे बताएं। तरीके हैं। एक्सरसाइज, एनी एक्सरसाइज, माना जाता है कि आप कोई भी 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं उससे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है। एनीथिंग विच कीप्स यू हैप्पी, डोपामिन एक हैप्पी केमिकल है, वो तब रिलीज होता है जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जब जिससे आपको खुशी खुशी मिलती मिले। है। सो हम पेशेंट्स को बोलते हैं डांसिंग करिए। डांसिंग से आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आप म्यूजिक सुनेंगे, ब्रेन एक्टिवेट होगा, हीलिंग होगी ब्रेन की, तो उससे डोपामिन रिलीज होगा। और क्या किया जा सकता है? एनी क्रिएटिव थिंग मैम, जैसे कि हम कहते हैं आर्ट फॉर्म, किसी को आप म्यूजिक सीख सकते हैं। आप कोई आजकल बहुत ड्राइंग, मंडाला, वो बहुत चल रहा है सब कुछ। एनी क्रिएटिव थिंग दैट यू कैन डू विच जिससे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डोपामिन इज अ हैप्पी हार्मोन। तो पार्किंसन के पेशेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहें जो ऑलरेडी इस बीमारी से जूझ रहे हैं? देखिए, पार्किंसंस में दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक मैंने आपको बताया कि स्लोनेस, हाथ के कंपन, चलने में दिक्कत। दूसरी तरह के सिम्टम्स रहते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं बट पेशेंट महसूस करते हैं। उसमें सबसे कॉमन रहता है मूड्स, कि आपके मूड्स जो हैं डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। डिप्रेशन का मतलब है उदास रहना, बिना किसी चीज़ वजह के भी के। उदास रहना, खुशी में खुशी ना मिल पाना, उसको डिप्रेशन कहा जाता है। एंजाइटी का मतलब है बेचैनी रहना, किसी चीज़ को बार बार सोचना। जैसे बेटा बाहर गया है घर से घूमने के लिए तो बार बार सोचना वो कब वापस आएगा, ठीक है कि नहीं, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा सोचना। ये जो सिम्टम्स है मूड्स के, या नींद खराब होना, या कब्ज़ रहना, ये कुछ ऐसे सिम्टम पार्किंसंस के अर्ली सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन हाँ, अक्सर हम इन सिम्टम्स के लिए डिप्रेशन की दवाई शुरू कर लेते हैं, या रेगुलर डॉक्टर्स के पास जा नहीं पाते कि ठीक है मूड्स हैं, ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वाले सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि आपकी पार्किंसंस की स्टार्टिंग हो। या अगर आपको कभी भी लगता है कि आप आगे से बहुत स्लो हो गए हैं, काम करने में दिक्कत आती है, थकावट जल्दी महसूस हो जाती है, तो पार्किंसंस की स्टार्टिंग हो सकती है। इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिए, टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। पार्किंसंस के स्टार्टिंग की जो ईयर्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि 5 to 8 ईयर्स रहते हैं, बहुत ही अच्छे ईयर्स रहते हैं। अगर आप उसमें मेडिसिन स्टार्ट कर लें तो एडवांस स्टेजेस को रोक सकते हैं। अगर आपको हो गई है, आप डायग्नोज केस है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो कभी ये मत सोचिएगा कि पार्किंसंस हो गई है तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। पार्किंसंस का इलाज ज़रूर है, क्योर नहीं है। क्योर का मतलब हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते पर इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर अपने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स डिटेल में बतानी चाहिए। फिर चाहे वो मूड्स के बारे हों, आपकी मूवमेंट्स के बारे हों, आपकी स्लोनेस के बारे में है, वो सब चीज़ें एक पार्किंसंस या न्यूरोलॉजिस्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो मैनेज करते हैं।